वेरी वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माई नेम इज अमित और इंटरनल सिक्योरिटी की इस सीरीज में लेक्चर नंबर 14 में आज हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में टू बी कंटिन्यूड वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले लेक्चर में विच वॉज लेक्चर नंबर 13 में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की 4 स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां पर वहां पर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं। आज जो बाकी बची हुई 3 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट की हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सिक्किम इज ऑल्सो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, लेकिन सिक्किम में कोई बहुत ही मेजर या किसी प्रकार की इंसर्जेंसी की कोई मूवमेंट नहीं है, सो सिक्किम इज एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के मैप में हम सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास थी उसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, विच मीन्स द रिमेनिंग 3 स्टेट्स आज टुडे होंगी। आज होगी असम के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में और त्रिपुरा के बारे में। नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट्स सबसे जहां पर मोस्ट वॉलेटाइल सिचुएशन है या जो इंसर्जेंसी की जो मूवमेंट है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, नंबर 1 है नागालैंड और उसके बाद जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है वो है असम। ठीक है, तो यानी कि आज असम से हम स्टार्ट डिस्कस करते हैं। बाकी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा थोड़े से इजी इश्यूज हैं। त्रिपुरा तो ऑलमोस्ट इंसर्जेंसी सॉल्व हो चुकी है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद द असम। अगर आपको इस क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे बाकी पुराने लेक्चर्स के पीडीएफ शेयर्ड है और आने वाले जितनी भी क्लासेस होंगी इंटरनल सिक्योरिटी की, डिजास्टर मैनेजमेंट की, एनवायरमेंट की, जो भी सीरीज स्टार्ट होगी उसके जो लेक्चर्स के जो पीडीएफ है वो इस पर होंगे। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट, कभी बात कर सकते हैं। लेट्स गो विद द असम। अब असम का इशू बहुत ही सिंपल है, वॉलेटाइल है, बट समझने में आसानी रहेगी। टोटल 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली यहां पर, जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट या फिर इंसर्जेंट मूवमेंट के तहत आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाली और सबसे बड़ी वाली पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो सबसे बड़ी इंसर्जेंट मूवमेंट थी या इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है उल्फा। साथ में इसके साथ साथ आप NSCN जो कि नागालैंड की है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, IM एंड खापलांग, 2 फैक्शन है उसके, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं नॉर्थ ईस्ट में। उल्फा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद असम में एक और ऑर्गेनाइजेशन है, कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो असम से एक डिस्ट्रिक्ट कार्व आउट करना चाहती है जिसका नाम होगा कमतापुर। और एक बोडोलैंड इशू, अगेन ये भी असम के ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मिलके एक सिंगुलर ऑटोनोमस एरिया बनाना चाहते हैं बोडोलैंड के नाम से। एंड कार्बी आंगलोंग इशू, सिमिलरली एक डिस्ट्रिक्ट है कार्बी आंगलोंग जो कि देश के सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में माना जाता है। उसमें भी एक मूवमेंट है कि जो उन पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को कंप्लीटली सेपरेट असम से एक ऑटोनोमस यूनिट में बनाना चाहता है। तो उल्फा असम को सेपरेट करके कंप्लीट डिफरेंट नेशन बनाना चाहते हैं। कमतापुर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, जो कि असम के कुछ 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट बंगाल के हैं, उनको मिला के कामतापुर नाम का एक ऑटोनोमस एंटिटी बनाना चाहते हैं। वहीं पर बोडोलैंड उसी प्रकार से असम के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको कंबाइन करके बोडोलैंड कहा जाता है, उसके लिए एक सेपरेट बोडोलैंड स्टेट बनाने की मांग है। और उसी तरह कार्बी आंगलोंग के लिए ये 4 इश्यूज हैं असम के लिए, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं असम के बारे में। ये असम का मैप है, आप देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स और इंसर्जेंसी के बारे में अगर आपको याद करना है तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, नॉर्थ ईस्ट का मैप खोलना है और हर एक स्टेट की ज्योग्राफिकल लोकेशन पहले बेहतर तरीके से याद होनी चाहिए। तो जैसे ही आप इंडिया का मैप सोचते हो आपको इमीडिएटली पता है मध्य प्रदेश कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर कहां पर है, महाराष्ट्र कहां पर है, केरला कहां पर है, आप उसे इमेजिन कर सकते हो। बट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आप इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हो कि मणिपुर कहां है और त्रिपुरा कहां है, मिजोरम ऊपर है या नागालैंड ऊपर है, राइट। असम और अरुणाचल प्रदेश फिर भी जनरली याद रहता है। सो द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव टू टेक टू लर्न अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्टेट्स। असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश आता है, साइड में नागालैंड और मणिपुर, मेघालय, यहां पर त्रिपुरा और ये मिजोरम। एक बारी में याद नहीं होगा, 2-3 बार रिवाइज करने पर। अब असम में बहुत सारी सी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। सबसे पहले तो एक असम जो है वो ऑयल रिच, नॉर्थ ईस्ट में जो ऑयल रिच स्टेट है वो असम है, ठीक है। एक तो सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। सबसे पहले जो हमने बताया उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसके बारे में आपने मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है सुना हो, बाकी ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी नहीं होंगी, पर उल्फा का नाम हो सकता है सुना हो। नहीं सुना हो तो समझ लीजिए कि ये नॉर्थ ईस्ट की
वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, कार्बी लॉन्गरी, एनसी, हिल्स लिबरेशन फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, विद उल्फा बिगेस्ट है। अब ऐसा एलिगेशंस हैं कि नॉर्थ ईस्ट, पूरे सारी एलिगेशन पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम में भी यही है कि वहां पे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल नेग्लेक्ट हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है भारत के केंद्र सरकार या अदर इंडियन स्टेट्स के, उसकी वजह से ये डेवलपमेंट में पीछे रह गया है, विच इज यूजुअली ऑलवेज एवरीवेयर द मेन रीजन फॉर द सेसेशनिस्ट मूवमेंट। भाई किसी के अंदर अलगाववाद की जो भावना है वो क्यों आती है? इसीलिए आती है कि उनको लगता है कि आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट आपके सेंटर में नहीं है, तो हमें अलग हो जाने दीजिए आपसे। इंडीड घरों में भी ऐसा ही होता है, कभी कभी बड़े वाला बेटा गुस्सा आ जाता है कि छोटे को ज्यादा प्यार मिलता है, मैं तो अलग जा रहा हूं। सिमिलरली स्टेट्स के साथ भी ऐसा ही है। उल्फा के बारे में बात करते हैं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। इनका जो उद्देश्य है, द पर्पस इज दैट कि एक सेपरेट आसाम नेशन होना चाहिए, स्टेट अलग होना चाहिए भारत नेशन से, भारत की स्टेट से अलग होकर हमें आसाम बनाना है, और वहां पर पीपल्स गवर्नमेंट, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो मेन उद्देश्य है कि एक पीपल्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी है, वहीं पर इनका भी एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने का उद्देश्य है। उल्फा के साथ साथ एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी है, मुल्टा, जिनको कहा जाता है मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर ऑफ आसाम। इनका प्लान है कि एक इस्लामिक स्टेट पूरे के पूरे आसाम के अंदर एस्टेब्लिश करेंगे, जहां पर दोनों के दोनों मुस्लिम जो कि माइग्रेंट हैं, जो कि बांग्लादेश से आए हैं और जो मुस्लिम पहले से ही आसाम में रहते थे, वो उस नेशन को बनाएंगे। मुल्टा खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस बैंड है, उल्फा भी मुल्टा भी, कोई ओरिजिनल नेम नहीं है तो उल्फा मुल्टा ही चल रहा है, उल्टा पुल्टा बैंड दी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको टेररिस्ट ग्रुप की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। नथिंग न्यू अबाउट इट। ये उल्फा का फ्लैग है, जस्ट टू आइडेंटिफाई इट। सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस ऑफ असम करती है, याद रखिएगा कि हम जितनी भी सेसेशनिस्ट या सेपरेटिस्ट या इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, ये मेजर है। अगर आप पढ़ेंगे, जब आप और इन टॉपिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको 15-20 ऑर्गेनाइजेशंस और मिल जाएंगी, बट दे आर माइनर। तो हम इस समय फोकस हमारा है जो सबसे बड़ी है और जिनके साथ गवर्नमेंट ने किसी प्रकार की एंगेजमेंट करके किसी न किसी सॉल्यूशंस को रीच करने की कोशिश की है। ठीक है, 1979 में बनी है और दो मेन गोल हैं। पहले तो आसाम की आजादी भारत की स्टेट से, उनके अनुसार आसाम भारत का गुलाम है और हमें उन्हें सेपरेट इंडिपेंडेंस स्टेट देनी चाहिए, इसीलिए वो एक आर्म्ड स्ट्रगल चलाते हैं। लेकिन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड है। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर उनकी डिमांड अगर वैलिड है तो हम उनको टेररिस्ट, एज ए स्टेट हम उनको टेररिस्ट ग्रुप क्यों डेजिग्नेट कर देते हैं? द रीजन इज द वायलेंस। उल्फा ग्रुप, जो इनको कई बार सपोर्ट भी मिलता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते हैं, परंतु इन्होंने 2004 में एक स्कूल पर अटैक किया था जिसमें 19 छात्रों की और 5 जो अध्यापक थी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है तो किसी भी ग्रुप से नेगोशिएट करना किसी भी स्टेट के लिए इंपॉसिबल हो जाता है। चलिए बात करते हैं, सोशलिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना इनका दूसरा उद्देश्य है। इन्होंने कई सारे से टेररिस्ट अटैक किए। उल्फा के बारे में यह समझना जरूरी है कि उल्फा जब बना था तो एक नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह था। सत्याग्रह, नॉन वायलेंस के बेसिस पर वो सेपरेट असम की नेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वो वायलेंस की तरफ बढ़ते गए और ज्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ आते गए, और इनका जो बेस है वो जनरली भूटान से ऑपरेट किया करते थे। इंडियन मिलिट्री और नॉन कॉम्बेटेंट्स को भी अटैक कर देते थे। पॉलिटिकल अपोनेंट्स, पुलिस पे अटैक करते हैं, सिक्योरिटी असैसिनेशंस कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इनकी मॉडस ऑपरेंडी जो है, इनका काम करने का जो तरीका है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स काफी इंक्लूडेड है। रेलवेज, ऑयल रिफाइनरीज, उनके ऊपर अटैक करके इकोनॉमिक अटैक जो स्ट्रेटेजी है वो उल्फा में ज्यादा पाई जाती है। देखेंगे तो उल्फा के NSCN, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नागालैंड की जो मेन सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम कई बार मतलब डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। कौन कौन सी है? NSCN, जो कि बनने के बाद 1980 में बनी थी और अब 2 फैक्शंस में डिवाइडेड है। NSCN IM यानी आइसेक मुआइवा, उनके 2 लीडर्स का नाम है, और NSCN खापलांग, खापलांग उनके दूसरे वाले लीडर का नाम है। तो वो दोनों, इन तीनों ने मिलकर बनाई थी NSCN, लेकिन अब वो बदल के 2 फैक्शंस में 2 भागों में बट चुकी है, NSCN IM और NSCN खापलांग। और इन दोनों के बीच में गैंग वॉर तरीके से, मतलब एक दूसरे के बीच में फैक्शंस की वॉर चलती रहती है। अब ये कहते हैं कि जनरली जो उल्फा होती है वो भूटान से
ऑपरेट किया करती थी 1980s के समय में, 1986 85 में, इस समय में। इनकी विजिबिलिटी जब बढ़ी और जब वॉयलेंट अटैक्स करने लगे, ये वॉयलेंट अटैक करते और उसके बाद भूटान भाग जाते, ऐसे में भारतीय गवर्नमेंट ने 1986 में इसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया और पूरे असम को ट्रबल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया। ट्रबल्ड एरिया, किसी एरिया को डिक्लेयर करने का मतलब है कि वहां पर आर्मी पहुंची, आर्मी भेजी जाती है और मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। दैट वाज इट उल्फा। इसके साथ इसमें सिर्फ यह समझना जरूरी है कि अभी रिसेंट समय में उल्फा के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट साइंड है गवर्नमेंट का, ठीक है। फोटो पे ध्यान मत दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मैं भी उल्फा ज्वाइन करूंगा, अब ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। इस समय ये सीज फायर एग्रीमेंट पे साइंड है। 1986 में जब इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया था, ये क्योंकि भूटान के साथ, भूटान के एरिया से कुछ एक्ट करती थी, तो भूटान गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट में कोऑर्डिनेशन करके 1000 से भी ज्यादा जो उल्फा उग्रवादी थे उनको हटा दिया गया था, मिटा दिया गया था। दे वर किल्ड एक्चुअली इन द एक्शन बाय इंडियन आर्मी। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन जो कि भूटान गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया गया था। इन जनरल अब उल्फा काफी शांत है, गवर्नमेंट ने इसके साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया हुआ है। पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब आती है दूसरे पे, कमातपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे। उल्फा असम, पूरे असम को अलग करके एक सेपरेट नेशन बनाना चाहता है। कमातपुर का दूसरा इरादा है। कमातपुर का प्लान है कि ये जो वेस्ट बंगाल के, देखिए आप इस मैप को अगर ध्यान से देखें एक बार, ये जो एरिया है ये है वेस्ट बंगाल का, इस समय प्रेजेंट वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स है, और ये पूरा का पूरा बाकी जो थोड़ा बचा हुआ है ये असम के। तो असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को एक आइडेंटिटी का नाम दिया गया है कि वो है कमातपुर, ठीक है, जिसको कहा जाता है ग्रेटर कूच बिहार। कूच बिहार इज अ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के कमातपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इरादा है कि एक सेपरेट कमतापुर नेशन बनाना है इंडिया का। इसमें वेस्ट बंगाल के 6 डिस्ट्रिक्ट और असम के 4 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है। आप इसको एक बार अंदाजे से यहां से पता चल जाएगा, ये पूरा वेस्ट बंगाल हो गया और ये असम का, तो पूरा असम नहीं है इसके अंदर, बट असम के मेन 4 डिस्ट्रिक्ट है। अभी आने वाली स्लाइड पे हम देखेंगे कि जो ये असम के जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं, यहीं पर बोडोलैंड की भी एक डिमांड बढ़ी हुई है। 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बोडोलैंड नाम के एक इशू पे, हम उसके बारे में अभी आएंगे। तो अभी समझते हैं कि टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से 6 वेस्ट बंगाल के हैं और 4 असम के हैं, मिलकर एक कमतापुर नेशन बनाने की मांग की गई है, ठीक है। जो कमतापुरी आइडेंटिटी है उसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए कि हमारी आइडेंटिटी सेपरेट है और हम एक अलग अपना नेशन बनाना चाहते हैं, ये है इनकी डिमांड कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तीसरे पे आ जाते हैं हम बोडोलैंड इशू पे। बोडोलैंड इशू की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। यहां पे समझने की आवश्यकता है कि कौन सा एरिया बोडोलैंड का है। ब्रह्मपुत्र नदी बीच में से बह रही है और ऊपर बिल्कुल असम के जो ऊपर 4 डिस्ट्रिक्ट है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगिरी, इस पूरे एरिया को कहा जाता है बोडोलैंड के नाम से। दिस इज स्पेसिफिकली बोडोलैंड। इनकी डिमांड यह है कि नीचे के कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स को भी इंक्लूड करके कंप्लीटली एक राज्य कार्व आउट कर दिया जाए, जिसका नाम होगा बोडोलैंड। अभी इस समय इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को बोडोलैंड कहा जाता है। देखिए अब क्या बताते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ठीक है। बोडोज असम की सबसे बड़ी ट्राइब है जो कि प्लेन्स में रहती है। पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो जनरली नॉर्थ ईस्ट हिमालय से भरा हुआ है, सो देयर इज वेरी लेस प्लेन एरिया। इंडीड जो मैक्सिमम प्लेन एरिया है वो बेसिकली असम में ही है। हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट की 70% पॉपुलेशन असम में रहती है। रीजन बीइंग क्योंकि असम थोड़ा सा प्लेन एरिया है, ब्रह्मपुत्र बिल्कुल असम के बीच में से बहती है, तो एक प्लेन एरिया वहां पर बना हुआ है। इस प्लेन में रहने वाली जो सबसे बड़ी ट्राइब है, द मेजॉरिटी, लार्ज नंबर जिसका सबसे ज्यादा है, वो है बोडो ट्राइब। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ठीक है। ये 1980 के बाद से एक आर्म्ड स्ट्रगल चला रहे हैं कि हमें एक सेपरेट बोडोलैंड स्टेट चाहिए। इनके साथ एक नई इशू ये वाली बात है कि बोडोलैंड का क्लैश होता है जो कि नॉन बोडोज होते हैं, यानी कि
एथनिक क्लैश यहां पर इंक्लूडेड है। याद रखिए कि उल्फा में एथनिक क्लैश नहीं है, ठीक है। उल्फा जो उग्रवादी होते हैं वो एक स्टूडेंट मूवमेंट से बढ़े थे और उनका उद्देश्य असम को अलग करना है। तो उनके जो अटैक होते हैं वो पॉलिटिकल असैसिनेशन होती है, आर्मी पर होते हैं, पुलिस पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, इंडियन स्टेट के अगेंस्ट अटैक होते हैं। एथनिकली उनका इशू नहीं है। सिमिलरली जो कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, दो एक एथनिक आइडेंटिटी पे बनी हुई है, इन जनरल वो दूसरे एथनिसिटी पर अटैक नहीं करते हैं। द थर्ड वन, द बोडोलैंड इशू में एथनिसिटी इज ए सेंट्रल इशू। एथनिसिटी, अब जो आसाम के जो प्लेन्स है वहां पे बोडोलैंड सबसे बड़ी ट्राइब है। आसाम का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा टच करता है और पिछले 70 दशक से काफी इन्फिल्ट्रेशन हुई है, काफी असाइलम आए हैं, लोग बांग्लादेश से छोड़ के असम में बसने के लिए आए हैं। दो स्टेट याद रखिए, असम और मेघालय, बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से। बोडोलैंड का जो बोडो ट्राइब है उनका मेन क्लैश रहा है एथनिसिटी के बेसिस पर दूसरे जो इलीगल इमिग्रेंट है, यानी कि जो बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम जो कि बांग्लादेश से आते हैं। एथनिक क्लिंजिंग ऑफ नॉन बोडोज अलोंग द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र यानी कि ऊपर वाला, साउथ बैंक यानी नीचे वाला। अब देखिए ब्रह्मपुत्र यहां से बह रही है, हम आसानी से देख सकते हैं। बोडोलैंड का जो एरिया है वो यहां पर है। इसका जो नॉर्थ बैंक होगा, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टली बह रही है ब्रह्मपुत्र, तो ऊपर वाले बैंक हो गया, ऊपर वाला जो किनारा हो गया नॉर्थ। तो जो एथनिक क्लिंजिंग है या जो अटैक्स हुए हैं नॉन बोडोज पर, वो बेसिकली जनरली नॉर्थ वाले साइड पे हुए हैं, क्योंकि बोडोलैंड पूरा का पूरा जो ट्राइबल एरिया है जहां पर मेजोरिटी है वो वहीं पर है। चलिए, अब इस जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी इनकी, बोडोलैंड की, इनके लिए एक बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल अकॉर्ड साइन किया 1993 में, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवमेंट जो थी और थोड़ी सी वायलेंट हो गई। 2003 में फाइनली बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अकॉर्ड साइन हुआ था। भाई 15 साल से मूवमेंट चल रही है वायलेंट, और बातचीत करके सरकार ने फाइनली एक अकॉर्ड साइन किया, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। आप देखिए कि भारत सरकार जब भी किसी इंसर्जेंट ग्रुप से डील करती है तो कुछ कोशिश की जाती है कि किसी निश्चय पर पहुंचा जाए कि आप लड़ाई छोड़ दीजिए, अगर आपकी कुछ डिमांड्स हैं तो हम उनको मीट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए शिलोंग अकॉर्ड हुआ है, अभी अभी 2015 में NSCN-IM के साथ नागा पीस अकॉर्ड हुआ है। असम में भी कई अकॉर्ड हुए हैं, एक असम अकॉर्ड है, हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन बोडोलैंड के साथ हुआ था, जो बोडो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उनके साथ हुआ है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अकॉर्ड। इसका कहने का मतलब सिंपल इतना है कि जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं यहां पर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई है और मोर और लेस ये एरिया ऑटोनोमस फंक्शन करता है। ऑटोनोमस फंक्शन करने का यह मतलब है कि जनरली जो नॉर्मल स्टेट लॉज होते हैं या फिर नॉर्मल नेशन वाले लॉज होते हैं, नेशनल लॉज होते हैं, वो अप्लाई नहीं होती हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपनी कल्चर बचाने के लिए ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी जाती है, अपने बड़े सारे से जो भी उनके डे टू डे इश्यूज है, सोशल इश्यूज है। दिस ऑटोनॉमी मेजर डिमांड रहती है। अब देखिए, कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाए, सो ओनली सॉल्यूशन, एक जो सॉल्यूशन मिलता है वो ये मिलता है कि आप वायलेंस छोड़ दीजिए, आपको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अकॉर्ड जो 2003 में हुआ था वो इसी बेसिस पर हुआ था कि एक एरिया बनाया गया, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, कोखराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगिरी, जहां पर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनी हुई है जो कि ऑटोनोमस फंक्शन करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, 2003 के बावजूद भी बोडोलैंड और नॉन बोडोज के बीच में क्लैश डेफिनेटली हुई है। प्रॉब्लम क्या है? एंशियंट बोडो ट्राइब्स जो कि नदन बैंक्स ऑफ ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र पे सेटल्ड हैं और रिलेटिवली रीसेंट अराइवल ऑफ बंगाली स्पीकिंग इमिग्रेंट्स। अब बोडो खुद की भाषा बोलते हैं और कई बार जो सोसाइटीज होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है जब कहीं बाहर से किसी दूसरी सोसाइटी या दूसरे समुदाय का आगमन हो जाता है। ऐसा लगता है अचानक से कि अगर ये मेजॉरिटी हो गई तो हमारे ऊपर डोमिनेट करेंगे, हो सकता है कुछ गलत भी करें, और सारी की सारी पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर इनके पास चली जाएगी, तो हम डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो सकता है। तो जब ऐसा होना लगता है तो जो इंडिजीनियस ट्राइब्स होती है वो कई बार इस बात पे रिवोल्ट कर देती है, विच इज द केस ऑफ बोडोलैंड। तो बोडो ट्राइब
ब्रह्मपुत्रा के उत्तरी किनारे पे रहती है। और रिसेंटली पिछले 30, 40, 50 सालों में जब बंगाली जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से आने वाली जो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन हुई, मुस्लिम बांग्ला स्पीकिंग जो मुस्लिम है, उसकी वजह से उनके बीच में रेगुलर क्लैश चलता रहा। बोडोज और बंगालीज जो कि बांग्लादेश से आए हैं उनके बीच में काफी लड़ाई रही। इंडीड जो बांग्लादेश से जो लोग आए थे, जो बंगाली थे, वो थोड़ी उनकी एग्रीकल्चर स्किल्स अच्छी थी इंडीड, और ओवर अ पीरियड ऑफ अ डेकेड और सो उनके एग्रीकल्चर स्किल्स की वजह से वो वहां पर लैंड में भी पार्टिसिपेट करने लग गए। दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन दी बोडोज, जिसकी वजह से एक डिमांड बढ़ी है कि बोडोलैंड को अलग बनाया जाए। इसी सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अकॉर्ड साइन किया, जहां पे इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है भारत के 6ठे शेड्यूल के अंदर। मैं देख सकता हूं कि स्लाइड देखने के बाद कुछ छात्र बोडो के सपोर्ट में चले गए हैं कि सर हम भी किसी प्रकार का तो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ही। देखिए, ये है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये उनका फ्लैग है जो आप पीछे देख रहे हैं। एक सॉवरेन बोडोलैंड बनाना है इनको, अलग, बाय द बोडो पीपल, फॉर द बोडो पीपल। इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगेन, क्योंकि वायलेंस का जैसे ही प्रयोग किया जाता है तो इमीडिएटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना ही पड़ता है। नो, उसमें कोई नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। 10% से भी ज्यादा आसाम की जो पॉपुलेशन है वो बोडो पीपल के द्वारा बनाई जाती है। ये वाला हो गया बोडो का इशू, नथिंग कॉम्प्लेक्स हियर। ये देखिए, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, 4 डिस्ट्रिक्ट है वही, चिरांग, बक्सा, उदालगिरी और कोखराझार। ये चौथे का नाम है कोखराझार। द 2008 वायलेंस जो कि अगेंस्ट आउटसाइडर, जो भी बाहर से लोग आते हैं, उनके अगेंस्ट हुई। इवन 2003 के बोडो अकॉर्ड के बाद, बोडो अकॉर्ड क्या करता है, कमिट करता है कि बोडो लैंग्वेज, लैंड, सोशो कल्चरल राइट्स और एथनिक आइडेंटिटी है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको प्रिजर्व किया जाएगा। एंड अकॉर्ड क्लियरली कहता है कि एन ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग बॉडी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड नोन एज बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल विद इन असम। तो असम है, असम के ऊपर है केंद्र सरकार, आसाम में है राज्य सरकार। उस राज्य सरकार के अंदर एक कंप्लीटली ऑटोनोमस, जिसपे राज्य सरकार जनरली इंटरवीन नहीं करती है, सिर्फ स्पेशल केसेस में करती है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को गवर्न करने के लिए। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है इनको कहा जाता है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, गवर्न्ड बाय बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है, अब जो ये बीटीसी है, कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ नॉन बोडो पीपल हु आर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ बोडोलैंड। बीटीडी कंसिस्ट ऑफ 4 न्यू कंटिन्यूअस डिस्ट्रिक्ट, कोकराझार, बक्सा, उदालगिरी और चिरांग। ठीक है, ये वाले हो गए, ये चारों के चारों लगातार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको करती है। अब देखो अब प्रॉब्लम क्या सिचुएशन में है कि जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहां पे बोडो मेजॉरिटी में नहीं है। 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में तो बेसिकली जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं उनकी मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है। ऊपर से अब बोडोलैंड की मूवमेंट की डिमांड बढ़ गई है कि बोडोलैंड बनवाइए हमारे लिए, तो जो डिस्ट्रस्ट है वो ज्यादा बढ़ता जाता है और ऐसे में वायलेंस हो जाती है। रिलेटिवली 2010 के बाद से ये चीजें शांत है, क्योंकि 2003 के अकॉर्ड के बाद बोडोज को अब अपना आपको सेल्फ गवर्न करने की पूरी ताकत मिली हुई है 6th शेड्यूल ऑफ दी भारतीय संविधान के तहत। चलिए, एक और बचा है कार्बी आंगलोंग का इशू। असम का मैप फिर दोबारा से देखेंगे, अगर यहां पे इनको देखा जाए तो ये बना गया कामतापुर, ये बन गया बोडोलैंड। उसके नीचे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको कहा जाता है कार्बी आंगलोंग। अब जो असम के जो 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सबसे बड़ा है साइज वाइज स्पीकिंग, देखेंगे आप खुद, मतलब ये तो मैप से भी क्लियर हो जाता है। टोटल 27 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है असम। कार्बी आंगलोंग अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कार्बी आंगलोंग सबसे बड़ा है और भारत के सबसे बैकवर्ड एरियाज में माना जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ इंडिया। भारत में टोटल 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें 250 डिस्ट्रिक्ट्स जिनको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का दर्जा दिया गया है, उसमें से कार्बी आंगलोंग भी है। हम पिछले कई क्लासेस में एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं कि जहां डेवलपमेंट नहीं होती, जहां बैकवर्डनेस रहती है, जहां डेप्रीवेशन होती है, वहां पे किसी प्रकार की कोई ना कोई वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन उस वैक्यूम को फिल करती है। सिमिलरली कार्बी आंगलोंग में भी है यही वाला इशू। यही इशू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में भी है। यही इशू बेसिकली हम जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी में भी देखते हैं। कार्बी आंगलोंग
का जो इशू है वो भी सिर्फ सिंपल है कि कार्बी आंगलोंग सेपरेट बनाना है, ठीक है। एक असम के साथ इंटरेस्टिंग लास्ट इशू एक और आ जाता है, कौन सा? NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि पिछले साल दिसंबर में 2019 में आया था, आपने देखा होगा कि पूरे देश में कई प्रकार के प्रोटेस्ट भी हुए थे सीएए के अगेंस्ट। असम में जो सीएए और एनआरसी का इशू है वो बाकी पूरे देश से थोड़ा सेपरेट है। दोनों जगह पर प्रोटेस्ट थे, लेकिन जो देश में जो दिल्ली में, मुंबई में आपने जो प्रोटेस्ट देखे होंगे या सुने होंगे सीए के, वो इस बात पर आधारित हैं कि कुछ लोग मानते हैं, सर्टेन सिविल सोसाइटी सेक्शन के लोग मानते हैं, कुछ समुदाय के लोग मानते हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो भारतीय संविधान के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के आधार पर नागरिकता देती है। उनके सपोर्टर्स ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा रही है, बस जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है, ठीक है। ये है जनरली भारत का पूरा इशू, ठीक है। अब आते हैं असम के ऊपर, जहां पर एनआरसी एक मेजर सीरियस इशू है और इसका क्या सॉल्यूशन होगा ये इस समय कहना काफी मुश्किल है। देखिए, असम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच है और काफी पोरस बॉर्डर है, तो बहुत सारे पिछले पूरे 70 सालों से देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी इनटू द असम। दिस हैज क्रिएटेड अ सर्टेन डेमोग्राफिक प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेशी इमिग्रेंट रेगुलरली आ रहे थे, इसी चीज को लेके कि असम के अंदर बाहर से फॉरेनर आए जा रहे हैं, बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। 1980 में असम की स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट होती है इश्यू ऑफ द फॉरेनर्स पे। ये जो स्टूडेंट मूवमेंट है ना, यही बाद में जाके बन जाती है उल्फा। इसी गुस्से में कि भारतीय सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, अब हमें अपना अलग से असम बनाने दीजिए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये स्टूडेंट मूवमेंट्स के तौर पर स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में नॉन वायलेंट थी, बाद में इन्होंने वायलेंस का रूप ले लिया। असम पहले तो जब कॉलोनियल प्रोविंस था तब भी वहां पर माइग्रेशन होती रहती थी, और इंडिपेंडेंट स्टेट होने के बाद तो बहुत ही ज्यादा होती रही है। ये जो स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई अगेंस्ट द फॉरेनर्स 1985 में, इसी स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से असम अकॉर्ड साइन किया गया। सुनिएगा ध्यान से, काम की चीज है। एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो मुद्दा है वो रिसेंट ईयर्स में और आगे बढ़ेगा, ठीक है। वो तो पिछले साल प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा तो सारे के सारे प्रोटेस्ट खत्म कर दिए गए और उनकी जो इंप्लीमेंटेशन थी सीएए और एनआरसी की शायद कुछ समय के लिए रोक दी गई। हावेवर वो वापस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस समय इस बात पर कमिटेड है कि एनआरसी होगा और सीएए को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये इशू रेगुलरली अभी आगे आने वाले कुछ सालों में भारत के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर बना रहेगा, एक बीच में सेंट्रल महत्वपूर्ण मुद्दा बन के उभरेगा। असम में, उसमें असम अकॉर्ड आपको रिसेंटली आएगा जब भी आप असम के एनआरसी के बारे में पढ़ेंगे। 1980 में ड्यू टू द फॉरेनर्स इनफ्लक्स एक स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट होती है अगेंस्ट द फॉरेनर्स। इस स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से असम अकॉर्ड साइन किया जाता है, ठीक है। असम अकॉर्ड साइन किया जाता है बिटवीन द सेंटर, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट है तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और उसके और गवर्नमेंट के बीच में एक अकॉर्ड साइन किया जाता है। असम अकॉर्ड कहता है कि 1951 से लेके 1961 तक जो भी लोग बांग्लादेश से आए हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लॉजिक सोचिए, 1985 में हुआ है ये। अगर 1961 में कोई आया था तो उसको 25 साल हो चुके हैं इस समय भारत में, राइट। तो 25 साल के बाद अब क्या किया जाए, तो उस समय बात की गई कि जो 1961 तक आया था उसको दे दी जाएगी सिटीजनशिप, नागरिकता। असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1971 जब बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया गया था, उसके बाद जो भी आए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये बात है, वो फॉरेनर्स हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, रजिस्टर है ये, मतलब इसका नाम एग्जैक्टली वही है। इट इज एनआरसी क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जहां पे स्टेट्स के जितने भी नागरिक हैं उनका नाम लिखा होता है, कहां कहां रह रहे हैं, कौन कौन से घर पर रह रहे हैं।
तो जो ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की जो एक्टिविटी होती है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है भाई, बहुत मुश्किल होता है प्रूव करना। कई बार डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, किन्हीं के पास, किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है, प्रॉपर्टी के कागजात नहीं होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कंपाइल करना। हावेवर ये जो एक्सरसाइज है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बेसिकली असम में की जा चुकी है, एक बार कैंसिल हो गई है, वो दोबारा से की जाएगी, एक बार की जा चुकी है, उसका रिजल्ट क्या है वो अभी आते हैं उसके ऊपर। तो एनआरसी पहले भी किया गया है, 1951 में भी किया गया था असम में, एक रजिस्टर बनाया गया जो कि असम के सिटीजन थे। 1951 में एनआरसी बन गया असम का, उनको यह पता है कि भाई हमारे कौन कौन से नागरिक हैं, उनका सबका नाम एक रजिस्टर में लिखा गया है। उसके बाद फिर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होती रही। 30 साल के बाद एक स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई कि फॉरेनर्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो स्टूडेंट मूवमेंट्स की वजह से कि कहीं वो और ज्यादा वायलेंट ना चली जाए, आसाम अकॉर्ड साइन होता है। असम अकॉर्ड में कहा जाता है कि 51 से 61 तक जो आए थे उनको तो नागरिकता देंगे, लेकिन 71 के बाद जो भी आए हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा दोबारा से एनआरसी बनाकर। जो 1985 में असम अकॉर्ड साइन हुआ था कि एक एनआरसी बनाएंगे और 1971 से 85 तक जो भी आया उसे डिपोर्ट कर देंगे, वो एनआरसी अगले 25 साल तक नहीं हुआ। उसके बाद हुआ नहीं, 15 साल तक नहीं हुआ, 25 साल तक नहीं हुआ, 85 से लेकर 2010 तक नहीं हुआ। फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुदेव कृपया करके ये एनआरसी करवाएं। ये एनआरसी की एक्सरसाइज की गई और फाइनली बाद में 2016-2017 में असम ने एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की पूरी प्रोसीजर को कंप्लीट किया। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। एनआरसी असम का जो उद्देश्य है उसको इलीगल माइग्रेशन जो भी बांग्लादेश से हुई है या म्यांमार से हुई है या भूटान से हुई है उनको वीड आउट करना है। असम में हम जानते हैं कि टोटल 3.29 करोड़ लोग हैं। अब एनआरसी बनी तो टोटल बन गए 2.89, उसमें नाम ना मतलब क्या कहते हैं 2,90,00,000 लोगों का उसके अंदर नाम लिख दिया गया एनआरसी पे। 40 लाख लोगों का नाम उस एनआरसी में नहीं था। यानी अब अगर असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 40 लाख जो लोग हैं जिनका नाम एनआरसी में नहीं है, ये हुए इलीगल माइग्रेंट और अब इनको करना होगा डिपोर्ट। ठीक है, इनको डिपोर्ट करना पड़ेगा, डिड नॉट फिगर टू दिस लिस्ट। इसमें कुछ और अपडेट हुए थे किसी वजह से, बाद में फाइनली ये हुआ कि टोटल 19 लाख लोग एनआरसी में नहीं आए, जिसमें डेमोग्राफिक डिवीजन में 14 लाख हिंदू थे और 5 लाख मुस्लिम थे। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या, सबसे पहले कि ये जितने भी लोग हैं जिनका नाम एनआरसी में नहीं है इनको वापस कैसे डिपोर्ट किया जाए। इट्स अ ह्यूज लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। सेकंड, दिस विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम विद द बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते होंगे वो भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बांग्लादेश अचानक से 40 लाख लोगों को कैसे ले लेगा और बिना उसके लिए कैसे भेज दिए जाएंगे। सेकंड, द मोमेंट हम उन नागरिकों को जो कि 20-25 होना, तो अगर ये काम 1925 में हो जाता सो देयर माइट हैव बीन अ सॉल्यूशन, लेकिन अब जो आदमी 1971 में आया था भारत में, उसको तो इस समय 50 साल हो चुके हैं देश के अंदर, उसकी तो 2 जनरेशन हो चुकी होंगी, पोते भी इस समय यहीं पर भारत में पैदा हुए होंगे, लेकिन अब एनआरसी में नाम ना होने की वजह से कैसे उन लोगों को यहां से डिपोर्ट कर कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। दिस क्रिएट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम, और ऐसी सोशल प्रॉब्लम किसी भी समय सिविल अनरेस्ट, वायलेंस, सेपरेटिस्ट, इंसर्जेंस मूवमेंट्स को जन्म दे सकती है, जो कि बहुत जल्दी वॉलेटाइल होके हाथ से बाहर निकल सकती है। यह है इस समय आसाम की एनआरसी की प्रॉब्लम। इट्स गोइंग टू कम अप इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, सेंटर पे रहेंगी। इंडीड जब भी आप देखेंगे, ये वेस्ट बंगाल में भी इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम चलती है, हम उसके टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आ रहा है क्या कहते हैं असम के बारे में। अब जितने भी ये लोग हैं जिनका नाम एनआरसी में नहीं है, एक तो सबसे पहले क्या होता है कि जिसका नाम एनआरसी में नहीं है उसको वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाता है, तो एकदम राइट टू वोट छोड़ देते हैं। बांग्लादेश के साथ रिलेशन खत्म होंगे वो अलग अलग बात है, लेकिन सोशल टर्मोइल होगा वो और ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। असम के साथ ये मुद्दा हो गया। फाइनली हम अगर देखें, यहीं पर देख लेते हैं, जस्ट क्विक 60 सेकंड्स रिवीजन। असम में मेजर ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा,
जो कि 1980 में उभरी थी स्टूडेंट मूवमेंट से, एक सेपरेट असम डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहती है, सेपरेट असम नेशन बनाना चाहती है, भारत से अलग होकर, मोर और लेस इस समय कंट्रोल्ड है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड है, भूटान से ऑपरेट किया करती थी, लेकिन 1990 में भूटान गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडियन मिलिट्री ने वहां पर ऑपरेशन लगाया और वहां से इनको मोर और लेस खत्म कर दिया, खदेड़ दिया गया। दूसरा, कमातपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कमातपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल के 6 डिस्ट्रिक्ट और असम के 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक कमातपुर नाम का एक नया राज्य, नया देश, नई आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। डन, ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा कौन था भाई? बोडोलैंड इशू। ब्रोडोलैंड असम की प्लेन्स की सबसे बड़ी ट्राइब है, 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन बोडोज की है इस समय असम में। ब्रह्मपुत्रा के उत्तरी किनारे यानी नदन जो बैंक है वहां पर ये जनरली रहते हैं, और ऊपर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अकॉर्ड के तहत वहां पर एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई है जो कि ऑटोनोमस रीजन को एक्ट करती है। ये भी एक एरिया पूरा का पूरा असम का अलग करना चाहते हैं बोडोज के लिए, जिसको खाएंगे बोडोलैंड बनाएंगे। इसके अलावा एक और छोटा सा इशू, कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग जो कि भारत के सबसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स में से है, उनको भी अलग होकर एक सेपरेट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमस स्टेट बनाने की इच्छा है, भावना है। एंड इन सबको मिला के असम के साथ एक और इशू बनता है एनआरसी का, जो कि स्पेसिफिकली इसलिए आता है। अच्छा, बोडोलैंड में ये भी याद रखिएगा कि बोडोलैंड में एथनिक इश्यूज भी हैं, क्योंकि बोडोलैंड जो मूवमेंट है वो एंटी फॉरेनर्स है, ठीक है। उल्फा नहीं है, केएलओ नहीं है, कार्बी आंगलोंग नहीं है, बट बोडोलैंड में एथनिक इश्यूज भी आते हैं। एनआरसी जो है बांग्लादेश, असम में बांग्लादेश से काफी सारी इन्फिल्ट्रेशन रही है पिछले दशकों में। असम अकॉर्ड के तहत एनआरसी बनाना है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनना चाहिए, और जो भी 1971 के बाद बांग्लादेश से लोग आए हैं उन्हें बेसिकली डिपोर्ट करना है। हावेवर वो 25-30 सालों तक वो एनआरसी नहीं बनाया गया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो एनआरसी जब फाइनली कंपाइल हुआ तो 40 लाख लोग उसके अंदर नहीं आए गए। फिर कुछ और अपडेशन की 19 लाख लोग उसमें नहीं आए गए। अभी जो असम की एनआरसी की जो प्रोसीजर है उसको रद्द कर दिया गया है। आने वाले ईयर में ये मूवमेंट आप डेफिनेटली फिर दोबारा से सुनेंगे इसके बारे में। चलिए, ये हो गया असम। अब आ जाते हैं हम हमारे प्यारे से सुंदर से राज्य के बारे में, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप जानते हैं कि चाइना सोचता है ये उसका है। चाइना पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम करता है। इसमें 3 बड़ी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, परंतु ये तीनों आपने पढ़ रखी हैं, सो एटलीस्ट ये फायदा है। और यहां पर एक जो मेजर इशू है, चकमा एंड हजोंग रिफ्यूजीज। एक ग्रुप है, एक ट्राइब है चकमा और हजोंग, जो कि रिफ्यूजी थे और वो वहां पे जाके इस समय अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। तो उसकी वजह से जो वहां की जो इंडिजीनियस ट्राइब है उनको उनसे कलेश हो जाता है कि ये कहीं हमें डोमिनेट ना करने लग जाए। सो दैट इज वन इशू इन द अरुणाचल प्रदेश। हम इसको इस समय इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट से समझ रहे हैं। वैसे अगर अरुणाचल प्रदेश देखा जाए तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी की वजह से तो आप जानते हैं कि चाइना क्योंकि इसके ऊपर मेजर क्लेम करता है, तो दैट इज वन मेजर इशू। वो हम आज नहीं समझने की जरूरत है, आज हमें इंटरनल जानना है। अरुणाचल प्रदेश में NSCN, IM एंड खापलांग, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मोयावा एंड खापलांग, ये बेसिकली मेजर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करती है। क्यों करती है बताइए? अगर हमें नॉर्थ ईस्ट का मैप याद है तो जो नागालैंड की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो एक बड़ा नागालिम बनाना चाहती है। अब नागालिम में सबसे बीच में नागालैंड है, ऊपर से जो अरुणाचल प्रदेश है उसके कुछ दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके बाद म्यांमार का भी कुछ एरिया है। तो इसीलिए NSCN IM जो भारत के सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट है, उन तीनों पर काम करती है। उल्फा असम में एक्टिव रहती है, लेकिन उल्फा के जो कई सारे बेस कैंप हैं वो है म्यांमार में। तो वही जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर NSCN IM और खापलांग बहुत एक्टिव है, उन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांजिट रूट की तरह यूज करती है उल्फा म्यांमार में जाने के लिए। एंड CPI माओइस्ट जो कि हमारी मेन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की
ऑर्गेनाइजेशन है, नक्सलिस्ट की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सीपीआई माओइस्ट, वो भी अरुणाचल प्रदेश में एक्टिव है। बस इतना ही है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि चकमा और हजोंग रिफ्यूजीज का क्या इश्यूज है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले हम आएंगे अरुणाचल प्रदेश के मैप पे जो 3 सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में। नाम याद रखना मुश्किल होगा, परंतु धीरे धीरे आएंगे, ऐसा चिंतित ना होए। तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग। तिराप, चांगलांग, और ये जो चांगलांग है, और लोंगडिंग। लोंगडिंग कहां पे है मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, अभी इसको क्लियर करते हैं थोड़ी देर में। ये प्रॉब्लम यहां पर है एनएससीएन फैक्शंस, क्योंकि वो सब किडनैपिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, फैक्शनल फ्यूड करते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट नागालिम, प्रोजेक्टेड जो नागालिम बनेगा नागाज के लिए एक बड़ा, उसके पार्ट है, तो वो एनएससीएन यहां पर एक्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मैप देखें तो असम और म्यांमार के बीच में भी यही 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। सो जो उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, वो इन्हीं तीनों चारों डिस्ट्रिक्ट्स को यूज करती है म्यांमार में ट्रांजिट के लिए, क्योंकि उल्फा के कुछ बेस कैंप्स म्यांमार में भी है। ठीक है, चांगलांग और तिराप डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वहां पर लोकेटेड है। अब आप खुद सोच सकते हैं, एनएससीएन आईएम की लड़ाई एनएससीएन खापलांग से है और दोनों एक्टिव हैं, तो दोनों के बीच में फैक्शन वॉर्स भी होती होंगी। वहीं पर उल्फा, वैसे तो एक दूसरे से तो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप होंगे या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगे एक दूसरे के साथ सपोर्ट भी करते होंगे, लेकिन अगेन जो लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए वो जो ट्रांजिट है वो भी अगेन मुस्लिम प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि अगेन वो क्रिमिनल इश्यूज होंगे, वहां पर किडनैपिंग होंगी, एक्सटॉर्शंस होंगी। अरुणाचल प्रदेश के जो ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट्स इंसर्जेंसी से बिल्कुल ग्रसित है। चलिए आगे और चलते, देखते क्या चलते हैं। अब इसके साथ एक मेजर प्रॉब्लम है चकमा और हजोंग रिफ्यूजीज की। ठीक है, सीपीआई माओइस्ट भी है, उनकी प्रेजेंस है, बट इनकेस हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सीखना, क्योंकि हमें वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में हम उसमें पढ़ ही चुके हैं। अब अरुणाचल प्रदेश से एक स्पेसिफिक रिलेटेड प्रॉब्लम चकमा रिफ्यूजीज के बारे में। देखिए, चकमा रिफ्यूजीज 53,000 लोगों के करीब टोटल हैं। चकमा और हजोंग 2 ट्राइब्स हैं, जो 2 लोग हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में सेटल्ड हैं, और साथ में कुछ फॉरेनर्स भी, जो असम के साथ प्रॉब्लम्स है। इंडीड द मेन इशू जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, सबसे पहला इशू आता है नॉन डेवलपमेंट का, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी जन्म लेती है। और दूसरा, अगर आप मेजर रीजन देखोगे तो जो इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर्स है किसी भी प्रकार के बाहर के, चाहे वो रिफ्यूजीज हों, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो, या कोई और भी किसी प्रकार के बाहर के लोग हों, वो जो वहां के जो ट्राइब्स हैं उनकी आइडेंटिटी पर खतरा और इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, सोसाइटियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब देखिए, तिराप, चांगलांग, तो जो हमने देखा नागालैंड के पास है, वहां पर दोनों के दोनों फैक्शंस एनएससीएन के एक्टिव हैं। अरुणाचल प्रदेश ट्रांजिट रूट की तरह यूज होता है। उल्फा का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, आउटफिट फैसिलिटी इन सागैंग। तो यहां पर म्यांमार में साइगैंग है, जगह का नाम है जहां पर उल्फा के बेस कैंप्स हैं, एंड हेंस ऑल दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर यूज्ड एज दिस ट्रांसपोर्ट। अब ये जितने भी ट्रांजिट कैंप हैं, इनके साथ साथ एक मनाभूम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में भी सोच लीजिए। ये सिर्फ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के लिए याद रखने का काम है कि यह जो एरिया है यहां पर है मनाभूम रिजर्व फॉरेस्ट। इन्हीं जंगलों में एनएससीएन आईएम के, उल्फा के जो उग्रवादी होते हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो छुप जाते हैं और उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चकमा रिफ्यूजीज के बारे में बात करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। 1960 में चकमा रिफ्यूजीज इंडिया में आए थे लुशाई हिल्स के द्वारा। यहां से ये वाला एरिया है जो बांग्लादेश के, जो चकमा रिफ्यूजीज हैं उनका जो मेन होम कंट्री है वो बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश पे वो वहां पे लुशाई हिल पे आ जाते हैं, एंड वो नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पर सेटल्ड है, जिसमें से 50,000 के करीब बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में सेटल्ड है, तिराप में, लोहित में और सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, 3 जगहों पर। ठीक है, उल्फा, एनएससीएन आईएम और सीपीआई माओइस्ट आसान है। तो अरुणाचल प्रदेश का एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो चकमा रिफ्यूजीज का। चकमा रिफ्यूजीज हैं बांग्लादेश के। ठीक है, बांग्लादेश के रिफ्यूजीज हैं, वहां पर सिविल वॉर की वजह से, डिस्टर्बेंसेस की वजह से काफी सारे से जो रिफ्यूजीज हैं, चकमा ट्राइब के जो रिफ्यूजीज हैं, वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई जगहों पर सेटल्ड है। अरुणाचल प्रदेश में 50,000 के करीब सेटल्ड है 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट में, सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, लोहित डिस्ट्रिक्ट और तिराप डिस्ट्रिक्ट पर। ठीक है, उस समय बेसिकली आप मालूम है अरुणाचल प्रदेश नेफा रहा करता था, नेशनल फ्रंटियर एजेंसी था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। बाद में ये यूटी बन गया। लेकिन जो ये रीसेटलिंग ऑफ रेफ्यूजीज है
इसका इशू सॉल्व नहीं हो पाया है। अरुणाचल प्रदेश की जो इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं वो कहती हैं कि हमें भूटानिस ट्राइब से भी खतरा है, वो डोमिनेशन करती हैं, हमें तिब्बतियन ट्राइब से भी खतरा है, वो भी डोमिनेशन करती है, और चकमा रिफ्यूजीज से भी हमारी डेमोग्राफी पर खतरा हो सकता है। इसकी वजह से वो जो रीसेटलमेंट ऑफ द रिफ्यूजीज इज एन इशू जो कि अरुणाचल प्रदेश में यूजुअली बना रहता है। एंड देन इसके साथ साथ चाइना और इसके साथ साथ म्यांमार के जो और असम के और जो नागालैंड के जो इंसर्जेंट ग्रुप है, चारों तरफ से घिरा हुआ है अरुणाचल प्रदेश इन कुछ इश्यूज में। दिस इज अ चकमा रेफ्यूजी। डेफिनेटली मेरे कुछ प्यारे छात्र सपोर्ट में खड़े हुए होंगे इस समय चकमा रेफ्यूजीज के। ठीक है, चलिए ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया। अब बहुत ही सिंपल त्रिपुरा। ये सिंपल है, इसकी इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम है वो मोर और लेस सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, सो नथिंग टू वरी हियर, इजी है। त्रिपुरा का मैप अगर आप देखोगे तो त्रिपुरा इतना भारत में नहीं है जितना बांग्लादेश में है। इतना त्रिपुरा का जो बॉर्डर है वो भारत की स्टेट्स यानी आसाम और मिजोरम से कम मिलता है, बल्कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरा का पूरा बांग्लादेश से सराउंडेड है। ठीक है, चारों तरफ से यहां देखिए, और भारत की दो राज्य है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, वो एक आसाम है और बेसिकली मिजोरम है। ठीक है, अब 1990 में यहां पर एक टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। आप देखेंगे सारी की सारी 1980-1990 में ही स्टार्ट हुई है। द एरिया अंडर कंट्रोल ऑफ त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हुए धीरे धीरे बाद में, परंतु न्यू दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट और काउंसिल के बीच में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ। ट्राइपार्टाइट मतलब कि जिसमें 3 पार्टीज हों, और अगेन त्रिपुरा के बहुत सारे एरियाज को दर्जा दे दिया गया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होने का। ऑटोनॉमी इज द मेजर कंसर्न हियर। नागालैंड में भी जो नागा पीस अकॉर्ड है वो नागालैंड को ऑटोनॉमी देने के लिए बना है। असम अकॉर्ड बोडो अकॉर्ड जो हुआ था 2003 में, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के लिए जो अकॉर्ड हुआ था वो भी बोडोलैंड को ऑटोनॉमी देने के लिए बना होता। तो नॉर्थ ईस्ट में, और साथ ही साथ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे शेड्यूल्ड एरियाज हैं, तो वो शेड्यूल्ड एरियाज जितने भी भारत संविधान में 6ठे शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, 6th शेड्यूल में, वो भी स्पेसिफिकली उन एरियाज को ऑटोनोमस पावर्स देने के लिए ही लागू होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस जो 1990 में त्रिपुरा में जो इंसर्जेंसी की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसको मोर और लेस कंट्रोल में कर दिया है, और गवर्नमेंट हैज बीन सक्सीडेड इन लिमिटिंग दोज एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी। तो इसीलिए इसके अंदर इस समय कोई ऐसी मेजर इशू वाली कोई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं एग्जिस्ट करती है। पर आप इसको जर्नलिस्ट तरीके से यूज समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों होता है। ठीक है, दो ओनली ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, NLFT पहली थी। इसका इरादा था सिसीड फ्रॉम इंडिया और एक इंडिपेंडेंट त्रिपुरी स्टेट बनाने का। इट हैज बीन डेजिग्नेटेड ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो थे इनको किंगडम ऑफ त्रिपुरा जो इंडियन यूनियन में मर्ज हुआ था, इस बात से ये सहमत नहीं थे और चाहते थे कि बिल्कुल कंप्लीटली सॉवरेनिटी बनेगी त्रिपुरा में, साथ में इलीगल माइग्रेंट्स को हटाया जाएगा। इलीगल माइग्रेंट्स का जो इशू है अगर आप देखेंगे तो वो जो तीनों स्टेट्स जो भी बांग्लादेश से प्राइमरली बॉर्डर शेयर करती है उनमें तीनों में है। असम में हम देखते हैं, मेघालय में भी हमने देखा कि इंसर्जेंसी जो है वो मोर और लेस सॉल्व है, परंतु इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू ज्यादा है, और त्रिपुरा में भी अगेन यही वाली बात थी। तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, द ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम आज डिस्कस करेंगे त्रिपुरा में, उनका भी मेन उद्देश्य था कि त्रिपुरा को एकदम सेपरेट स्टेट बनाना है, और जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनका जो इशू है बेसिकली उनको डिपोर्ट करवाना है। ठीक है, हाँ ये हुआ था कि जब ये 1990 में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई तो रीजन बीइंग त्रिपुरा में सक्सेसफुल क्यों हो पाई? ट्रेन बहुत बेकार है, रफ ट्रेन है, और पोरस एंड एक्सटेंसिव ट्रांस बॉर्डर कॉरिडोर विद बांग्लादेश। देख ही सकते हैं पूरा का पूरा त्रिपुरा बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। अगर आप बात करेंगे तो बांग्लादेश में इनको सपोर्ट मिलता था, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलता था, एक्सटर्नल एजेंसीज भी बेस्ड थे, और जो दूसरे जितने भी इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं एक तरीके को सपोर्ट करते ही रहते हैं। NSCN IM, उल्फा हो गया, माओइस्ट CPI ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनको सपोर्ट मिलता रहता। उसकी वजह से ये बेसिकली त्रिपुरा में एक्टिव हो गई थी, और स्टार्टिंग में 1990s में वहां पर इन्होंने अपने पैर भी जमा लिए थे। इनको कंट्रोल कैसे किया गया? टेक्निकली बेसिकली इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप। ठीक है, एक वेल क्राफ्टेड मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी, रेजोल्यूट विल, यानी कि भाई पॉलिटिकल विल कंप्लीट होनी चाहिए कि इंसर्जेंसी को खत्म किया जाएगा नो मैटर व्हाट। कोई करप्शन के चक्कर में कहीं से पैसा लेके कहीं उसको किसी को सपोर्ट दे देना, किसी को टेक्टिकल सपोर्ट दे देना, या किसी प्रकार का एक्शन ना लेना, अगर इस प्रकार से चलता रहेगा तो फिर ऑब्वियसली और ग्रो ही होती रहेगी। रेजोल्यूट विल बहुत ज्यादा जरूरत होती है, विजन एंड डायरेक्शन, ऑनेस्ट एंड क्रेडिबल लीडरशिप,
creative responses to challenge the growth and the socio-economic infrastructure dispensation to all the sections of the society। इसके साथ ही साथ calibrated और humane combat operations की जरूरत पड़ती है ताकि एक साइकोलॉजिकल अप्रोच लगाएं जिससे लोकल पॉपुलेशन भी एलियनेट ना हो। ये जो आपके सामने इस समय स्क्रीन है, जब भी इंसर्जेंसी से रिलेटेड या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड आप कोई भी आंसर लिखें तो उसके कंक्लूजन में हमें हमेशा सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। एक जर्नलिस्ट सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली इंसर्जेंसी को सॉल्व करने के लिए हमें एक वेल क्राफ्टेड मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी चाहिए, रिजोल्यूट विल चाहिए, तीसरा ऑनेस्ट एंड क्रेडिबल लीडरशिप चाहिए। इसके साथ साथ जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेकंड एलियनेट नहीं करना है लोकल पॉपुलेशन को। इंसर्जेंसी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, द मेजर प्रॉब्लम दैट अराइजेस इज दैट कि मिलिट्री या आर्मी जो भी एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करती है, कई बार क्योंकि वो आयरन हैंड यूज करती है, मतलब कि फोर्स का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो लोकल पॉपुलेशंस होती है जिनका इंसर्जेंसी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हो सकता है वो इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हो या मॉरल सपोर्ट करते हो, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करते हो, परंतु इनडायरेक्टली एक्टिव नहीं है, वो धीरे धीरे एलियनेट हो जाती है स्टेट के फोर्स यूज करने पे। कोई भी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है कि लोकल पॉपुलेशन को एलियनेट ना किया जाए और मास सपोर्ट क्रिएट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। दिस वाज द वे कि त्रिपुरा में इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को सॉल्व कर दिया गया था। सिक्किम में जैसा कि मैंने बताया कोई इंसर्जेंसी ऑपरेशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई ऐसे इंसर्जेंट्स ग्रुप नहीं है, सो मोर और लेस हमें उसके बारे में एज फार एज द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी इज कंसर्न वी डोंट हैव टू वर्क ऑन दैट। ये हमारी सेवन सिस्टर्स, 7 हमारी बहनें जो हैं भारतीय स्टेट्स की, भारत राज्य की, उनके बारे में पढ़ा, उनकी इंसर्जेंसी के बारे में। ठीक है, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो आप मुझे प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पर डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, चैनल भी है, ग्रुप भी है बात करने के लिए। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट यू कैन आल्सो कनेक्ट टू मी ऑन सोशल मीडिया। कभी कभी किसी गाइडेंस के लिए आपको किसी चीज़ की जरूरत हो या कुछ और सवाल पूछने हो, जनरली भी बातें कर सकते हैं। अब हमने इंटरनल सिक्योरिटी में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मोर और लेस 7 स्टेट है। इनको याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। सबके सब हम पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, एक बारी में नहीं होगा, बट एक रिवीजन शेड्यूल रखिए। एक बार याद कर लोगे तो दोबारा फिर यूजुअली नहीं भूला जाता है, एक बार देखने में याद आ जाते हैं। लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 को एक बार अपने, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं बट वैसे भी वीडियो देख के एक बार बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना लेना। जैसे ही उनको बनाओ एक बार रीड कर लेना, सेकेंड डे पे एक बार दोबारा से रीड करना, उसके बाद आफ्टर 1 वीक रीड करना और उसके बाद आफ्टर 1 मंथ रीड कर देना। दैट इज प्राइमरली द ओनली थिंग यू विल एक्चुअली नीड टू गिव यू एन आइडिया अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि इस पूरे प्रोसेस से कंप्लीटली ही याद हो जाएगा, बट इट विल इक्विप यू टू राइट एनी गुड आंसर्स ऑन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। एंड इसके बाद जब भी कुछ एडिड कुछ पढ़ोगे तो वो इंफॉर्मेशन आपके एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर में ऐड होती रहेगी और हेल्प करेगी। दिस इज द वे टू डू इट। हम कल एक और इंटरनल सिक्योरिटी का फाइनल लेक्चर लेकर आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। 1-2 आंसर्स, क्वेश्चंस आंसर्स कैसे लिखने उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। ठीक है, इन केस अगर कुछ रह गया हो, कुछ जर्नलिस्ट पॉइंट्स रह गए हो, वी विल डिस्कस दैट। इसके बाद इसी सीरीज को कंटिन्यू करते वक्त मैं आपके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट पे अगेन, विच इज अगेन ए मेजर टॉपिक जो कि काफी इग्नोर हो जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट की एक और दूसरी सीरीज लेकर आऊंगा। बाकी जो आप मेरे रेगुलरली और करंट अफेयर्स देखते हैं चैनल पर, उसके वो रेगुलरली पर डे के हिसाब से अपडेटेड रहेंगे, जिसमें मैं आपको हर रोज किसी न किसी एक न्यूज़ के बारे में पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन दूंगा, जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम्स में काम आएगी। इन सब के पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर या चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूं मैं। साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं, इनके 1 पेज नोट्स हैंडमेड्स होंगे, मेरे द्वारा बनाए गए होंगे, वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। पेशेंस रखना, थोड़ा समय लग सकता है। 1 पेज नोट्स का मतलब ये है कि बहुत कम बस कीवर्ड्स लिखने हैं, ऐसा उनको बहुत उसमें सब कुछ ज्ञान नहीं लिख देना है, बट वो रिवाइज करने के लिए हेल्प कर देंगे आपको। ठीक है, आई नीड टू हियर, आपको कोई डाउट्स आते हो तो, अगर कोई कई बार वीडियो में कुछ एरर आ जाती हो जो कि आप कई बार कमेंट्स में लिखते हैं, विच आई हाईली अप्रिशिएट,
अगर कोई डाउट है तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। मैं खुद पढ़ूंगा और उनको खुद आंसर करूंगा। इफ यू हैव एनी सजेशंस एंड एनी अप्रिशिएटिव वर्ड्स, I would also like to hear them through the YouTube comments. And have a very nice day. I'll see you tomorrow in the final lecture of the internal security.